हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेस्टल्ट प्रिंसिपल्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया व्हाट इज़ परसेप्शन एंड व्हाट इज़ सेंसेशन। इन दो टॉपिक्स के बाद अब एक हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ जेस्टल्ट प्रिंसिपल्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन द अर्ली 20th century, three German psychologists, Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, and Kurt Kafka, proposed new principles for explaining perception called as Gestalt principle. तो ये तीन जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने प्रोसेस ऑफ परसेप्शन को समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए ये प्रिंसिपल दिया था, जिस प्रिंसिपल का नाम जेस्टल्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, तुम लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अब जैसे देखो नीचे एक फिगर है, इसमें क्या किया है, इसमें क्या बताया है कि कैन यू फाइंड 13 फेसेस इन द पिक्चर। तुमको क्या इस पिक्चर में 13 फेसेस दिख रहे हैं? किसी को दिखेंगे, किसी को नहीं दिखेंगे। तो उसके बाद इसी को समझने के लिए यहाँ पे एक टॉपिक हमको समझाया गया है विच इज़ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। और फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या होता है? This principle states that we have a tendency to segregate our world in the form of figure and ground. मतलब हम इस वर्ल्ड में हमारे एक इंडिविजुअल के पास ऐसी टेंडेंसी है, क्या है, ऐसी टेंडेंसी है जिसकी वजह से हम इस वर्ल्ड को जो है दो उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक है फिगर, दूसरा है ग्राउंड। अब किस बेसिस पे कि अब देखो इधर क्या लिखा है, फिगर इज दैट पार्ट ऑफ स्टिमुला विच हैज़ आर फोकस ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर एज द ग्राउंड इज द बैकग्राउंड। अब इधर इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखें, अगर किसी इंडिविजुअल का जो फोकस है वो अगर ब्लैक पोर्शन पे जा रहा है तो वो उस इंडिविजुअल के लिए वो उसका फिगर है। और अब क्या बचा, ग्राउंड, जिसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, बैकग्राउंड। अब जैसे इंडिविजुअल का जिसके लिए ये ब्लैक पोर्शन था, ये जिसके लिए फिगर है, उसके लिए ये जो वाइट पोर्शन होगा ये बैकग्राउंड होगा। अब जैसे किसी इंडिविजुअल का जो फोकस है सबसे पहले वो अगर गया हो वाइट वाले पे, तो वाइट वाली जो ये चेस्ट की गोटियाँ तुम्हें दिख रही है वो उसके लिए फिगर होगा। पर पहले केस में क्या फिगर था, टू मैन आर स्टैंडिंग देयर, तुम्हें दिख रहा होगा कि दो ह्यूमंस खड़े हैं, तो वो उसके लिए फिगर है। पर जिसका फोकस वाइट पोर्शन पे जा रहा है उसके लिए कौन सा चीज़ फिगर है, उसके लिए चेस्ट की जो ये गोटियाँ है ये उसके लिए फिगर है। और बैकग्राउंड क्या हुआ, ये ब्लैक दो मैन जो खड़े हैं वो। Figure has a definite shape and is better remembered, whereas background is shapeless as no limit. अब जैसे किसी ने सिर्फ इसी पे फोकस किया हो ब्लैक पोर्शन पे, तो उसको जो बाकी का जो एरिया होगा वो उसके लिए शेपलेस होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। पर अगर फिगर है उस एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग की कोई चीज़ उसके लिए कोई फिगर है तो उसकी एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, जो बहुत ही अच्छे से हम याद कर सकते हैं। अब जैसे किसी को ब्लैक पोर्शन दिखा था, उसमें उसको दो मैन दिखे, उनकी एक डेफिनेट शेप है, उसमें बाकी चीज़ जो थी उसको उन्होंने इग्नोर किया, उस इंडिविजुअल ने इग्नोर किया जिसको वो फिगर दिख रहा था। नाउ लुक एट द फिगर 6. व्हाट डू यू सी, टू पीपल और टू पीसेज ऑफ चेस, टू क्वींस एंड वन बिशप. When you focus on people, chess pieces disappear in the background. वही मैंने अभी जो बताया, अगर तुम लोग ब्लैक मैन पीपल पे फोकस करोगे तो जो चेस पीसेस है, चेस की गोटियाँ हैं, वो इनविजिबल हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा फोकस उन पीपल पे है। लेकिन अगर तुम चेस पीसेस पे ज़्यादा फोकस करोगे तो तुम्हारे लिए वो पीपल डिसअपियर हो जाएंगे। इसी लॉ को क्या बोलते हैं, इसी लॉ को बोलते हैं फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बता देती हूँ, तुम जो लिख सकते हो। जैसे सबसे पहला आता है फिगर। व्हाट इज़ फिगर, सबसे पहले क्या कि इट, इधर तुम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, दैट, अरे इसकी तुम डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, इट सजेस्ट दैट वन हैज़ टेंडेंसी टू separate our surroundings in the form of figure and ground. ठीक है, किसी की टेंडेंसी कि वो क्या चीज़ सेपरेट कर रहा है सराउंडिंग्स को अपने, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में वो सेपरेट कर पा रहा है, फिगर के एंड ग्राउंड के। इतना समझ आया। अब फिगर के अंदर तुम क्या लिख सकते हो, दैट फिगर इज द पार्ट ऑफ स्टिमुलस विच हैज़ ऑन विच आर, जिस पे हमारा फोकस होता है, ऑफ द विजुअल फील्ड। इट इज़ और वेयर एज ग्राउंड को हमने बोला है बैकग्राउंड। फिगर हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड इज़ बेटर रिमेंबर्ड, पर जो बैकग्राउंड होता है इट इज़ शेपलेस एंड हैज़ नो लिमिट्स। फिगर में तुम एक और चीज़ लिख सकते हो, तुम ऐसे दो अलग अलग जैसे डिवाइड करके तुम ऐसे इसके पॉइंट्स लिख सकते हो, इससे तुमको और अच्छे से याद होगा। तो इधर जो फिगर है, फिगर में तुम एक पॉइंट लिख सकते हो, दैट इट इज़
generally in starting of one's focus, जो कि जिसको हम किस के अंडर कंसिडर करते हैं एज मेन एस्पेक्ट। ठीक है, मतलब जिस पे सबसे पहले हमारा फोकस किया, स्टार्टिंग फोकस किस पे गया, वो हमारा फिगर होता है। जैसे तुमको इस फिगर को सबसे पहले देखते ही तुमको क्या दिखेगा, वो तुम्हारा फिगर होगा, उस पर तुम्हारा फोकस जाएगा। तुम बाकी के जो एरिया है इसका, उसको तुम अपने लिए इनविजिबल कर दोगे, मतलब अपने लिए वो फोकस से बाहर होगा, तो तुम्हारे लिए वो डिसअपियर हो जाएगा। ग्राउंड, इट इज़ द बैकग्राउंड और इट इज़ शेपलेस एंड हैज़ नो लिमिट्स। इसमें इतना लिख देना। तो ये वाला प्रिंसिपल तुमको समझ आया, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। अब तुम जब ये समझ जाओगे तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी लॉस ऑफ, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ जेस्टल्ट प्रिंसिपल्स। यहाँ से हमारा टॉपिक मेन जो है वो शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? अब देखो, जैसे तुम्हें इधर फिगर में क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें कुछ ग्रुप्स दिख रहे हैं। जैसे तुमको ये ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप दिख रहा है। अब मैंने ये बताया इसलिए ये ग्रुप नहीं है, तुम्हें कैसा ये परसीव हो रहा है? तुम्हें, क्योंकि ये सब साथ में है, ये साथ में है, ये साथ में है, तो ये साथ में, तो ऑब्वियस बात है कि तुम क्या परसीव करोगे, इसका एक ग्रुप परसीव करोगे, ये ग्रुप परसीव करोगे तुम। In order to perceive stimuli, meaningful stimuli which are closer to each other perceived as belonging to one group। तो जो चीज़ें एक दूसरे के क्लोजर होती है उनको हम एक ग्रुप के अंदर परसीव करते हैं। जैसे ये अभी मैंने बताया, इसमें ये एक ग्रुप लग रहा है, तुमने इसको एक ग्रुप में लिया क्योंकि ये दोनों आपस में क्लोज है, ये इनको तुमने एक ग्रुप में लिया क्योंकि ये आपस में क्लोज है, ये और ये। ऐसे तुमको यहाँ पे कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं? 4 ग्रुप्स दिख रहे हैं। ड्यू टू दिस रीजन पीपल टेंड टू सी फॉलोइंग सर्कल्स एज क्लस्टर और ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअल सर्कल्स। आवर ब्रेन टेंड्स टू ग्रुप लार्ज एलिमेंट्स एज वन टू मेक अस इंटरप्रेट मोर इजीली। तो इतना समझ आया? पहला कौन सा है? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, दैट स्टिमुलाई which are closer to each other are perceived by us belonging to one group। इसी रीज़न की वजह से क्या, people tend to see following circles as clusters or group rather than individual circles। ठीक है, इसी के कारण वो इन सबको एक ग्रुप में कंसिडर कर रहे हैं और अलग अलग कंसिडर नहीं कर रहे, इसी एक रीज़न की वजह से कि वो लोग अपने आपस में क्लोज है। जैसे तुमने इसको और इसको अलग क्यों नहीं माना, इन दोनों को तुमने ग्रुप में क्यों माना? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज है। पर इसको और इसको एक ग्रुप में क्यों नहीं माना? क्योंकि इनके बीच में जो है डिफरेंस है, गैप है। इस वजह से हमने इसको एक ग्रुप में माना, इसको एक ग्रुप में माना, इसको एक ग्रुप में और इसको एक ग्रुप में। इसी की वजह से हमने इसको इंडिविजुअल सर्कल्स में नहीं माना। और ये कैसी टेंडेंसी है हमारी ब्रेन की कि बहुत ईजीली फिर हमारा ब्रेन जो है ये परसीव कर लेता है जब कोई चीज़ हमें ऐसे दिखती है। जैसे तुम देखते ही बोल रहे हो कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो वो एक हमारी ब्रेन की ऐसी टेंडेंसी है जो वो ऐसे इंटरप्रेट कर रहा है और ये बहुत इजीली हमारे ब्रेन में खुद से हो जाता है। तो ये फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जितना क्लोजर वो रहेंगे वैसे हम एक ग्रुप में उनको प्रेटेंड करेंगे कि वो एक ही ग्रुप में है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। देन हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड लॉ पे, विच इज़ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अब इसमें देखो, हर बॉल के अंदर जो है सेम गैप है, तो इसमें तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी नहीं लग सकता, तो इसीलिए इसमें कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अब लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट स्टिमुलाई सिमिलर टू ईच अदर आर ग्रुप टुगेदर। अब जैसे देखो, ये 6 बॉल्स जो है, ये 6 सर्कल्स जो है वो वाइट कलर के हैं, पर उसके नीचे वाले जो सर्कल्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं। तो उनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग तुमने उनको डिवाइड किया कि कौन से एक जैसे लग रहे हैं। जैसे फर्स्ट रो के जो बॉल्स है वो सब वाइट है तो वो सब एक ग्रुप हुआ, दूसरे वाले सारे ब्लैक है तो वो दूसरा ग्रुप हुआ। ऐसे करके तुम इनको डिवाइड कर रहे हो ग्रुप्स के अंदर। इसी लॉ को बोलते हैं हम सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट स्टिमुलाई सिमिलर टू ईच अदर आर ग्रुप टुगेदर। इतना समझ आया? ड्यूरिंग, जैसे इधर एक एग्जांपल है, वी टेंड टू ग्रुप सर्कल्स बेस्ड ऑन इट्स कलर पे हमने ऊपर वालों को वो किया, डिवाइड किया। जैसे हम रियल लाइफ का प्रिंसिपल ले लें, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच वी टेंड टू ग्रुप प्लेयर्स बेस्ड ऑन द कलर ऑफ देयर जर्सी। सेम कलर ऑफ जर्सी वाले लोग को हम एक टीम के समझेंगे, है ना? तो ये था रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो हमने लॉ ऑफ सिमिलैरिटी भी समझ लिया। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ कंटिन्यूटी और गुड कंटिन्यूएशन। इट रेफर्स टू आवर टेंडेंसी टू परसीव फिगर्स इन कंटिन्यूएशन रेदर देन इन पार्ट्स। जैसे ये है,
जैसे ये इधर तुम्हें दिख रहे हैं बहुत सारे सर्कल ऐसे लाइन से जा रहे हैं कंटिन्यूएशन के साथ, बिना कहीं रुकावट के, तो इसीलिए हमने इसको वन ग्रुप में परसीव किया है, बिकॉज देयर इज़ अ कंटिन्यूएशन, सब एक ही रास्ते जा रहे हैं। दिस प्रिंसिपल इज एक्सिबिटेड मोर इन परसेप्शन ऑफ लाइन परसीव्ड बाय एज अस एज अ लाइन इंस्टेड ऑफ सेपरेट सर्कल। तो हमें ये कैसा परसीव हो रहा है, हमें ऐसा परसीव हो रहा है जैसे ये एक ऐसी एक लाइन हो, हमें ऐसा ये परसीव होगा, ना कि हमें ये एक एक सर्कल में परसीव होगा। जैसे तुम एकदम से देखोगे तो तुम्हें सबसे पहले क्या दिखेगा, तुम्हें इधर एक ऐसी लाइन सी बनी हुई दिखेगी, चाहे ये सर्कल से अलग अलग। इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी और गुड कंटिन्यूएशन। देन आ जाता है हमारा लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर मीन्स फॉलोइंग इट्स नेम दिस लॉ शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये याद रखना कि इसको लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी के साथ तुम कंफ्यूज मत होना। दिस लॉ स्टेट्स दैट वी हैव अ टेंडेंसी टू परसीव स्टिमुलाई एज शेप्ड क्लोज शेप्स इवन विद सम मिसिंग पार्ट्स। अब जैसे देखो इधर फिगर में एक पांडा बना है, फिगर में पांडा बना है, तुम्हें पता है ये पांडा है, पर तुम्हें कैसे पता है जब इधर मिसिंग है, जो लाइन है इसको ऐसे जोड़ने वाली वो मिसिंग है, तब भी तुम्हें कैसे पता चला कि ये पांडा ही है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ क्लोजर। क्योंकि तुम्हें पता है ऐसा एक पांडा होता है, ऐसा एक जानवर होता है, ये ऐसे अगर जुड़ा ना भी हो तब भी तुम्हें समझ आ जाएगी कि चीज़ एक्चुअल में क्या रखी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ क्लोजर। दिस लॉ स्टेट्स दैट वी हैव अ टेंडेंसी टू परसीव स्टिमुलाई एज क्लोज्ड शेप। ये क्लोज्ड शेप में हमको परसीव होगा, मतलब ऐसे पूरा पांडा बना हुआ है हमें ऐसे ही परसीव होगा ये। ठीक है, यही लिखा है इधर, इवन विद सम मिसिंग पार्ट्स है यहाँ पे, तब भी हमें ऐसा ही परसीव होगा ये था हमारा फोर्थ लॉ विच इज़ लॉ ऑफ क्लोजर। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है लॉ विच इज़ आवर फिफ्थ लॉ, जो कि है लॉ ऑफ कॉमन रीजन या फिर कॉमन फेथ। ये क्या कहता है प्रिंसिपल? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट स्टिमुलाई मूविंग इन सिमिलर डायरेक्शन आर परसीव्ड एज बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। जैसे इधर ये पिक्चर है, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है कि सारी की सारी जो व्हीकल है उनका एक ही डायरेक्शन है, तो तुम इसको कैसे परसीव करोगे कि ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करती हैं, सेम ग्रुप को बिलोंग करती हैं। तो यही है, इसी का मतलब है लॉ ऑफ कॉमन रीजन, मतलब स्टिमुलाई मूविंग इन सिमिलर डायरेक्शन। जैसे कि मैंने दो एरो बनाए जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो एरो बनाए जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब में गैप एक ही जैसा है, सबका कलर भी सेम है, पर उनकी जो डायरेक्शन है एरो की वो डिफरेंट है। तो ये हो जाता है हमारा लॉ ऑफ कॉमन रीजन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉ ऑफ गुड फॉर्म या फिर प्रेग्नेज। तो इसका मतलब क्या है? द वर्ड प्रेग्नेज इज़ अ जर्मन इन ओरिजिन, जिसका मतलब होता है गुड फिगर। This principle is also called as law of good figure. According to this principle, out of all possible ways of grouping stimuli, we tend to group stimuli in the simplest and stable shape. Thus, we can say that simpler forms were received by us. अब इसका मतलब क्या है कि out of all possible ways of grouping stimuli, we tend to group stimuli in the simplest form, simplest and stable shape. जैसे इधर 4-5 सर्कल बन रहे हैं और सिंपल फॉर्म है, सिंपल शेप्स ही है इनकी, पर हम इनको कैसे परसीव करें? ये तुमको कैसे लग रहा है? ओलंपिक गेम का सिंबल होता है ना ये, तुमको तो तुम इसलिए इनको एक ही ग्रुप में जो है इनको शिफ्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब यही है, हम किसी स्टिमुलाई को जो है उसको हम सिंपली ग्रुप करते हैं, सिंपली हम उसको, उनका जो होता है वो सिंपल शेप होता है, जिस वजह से वो सिंपली हम एक ग्रुप में हम उनको डाल सकते हैं। Thus we can say that simpler forms are more perceived by us. इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा जो हमारा ब्रेन है वो सबसे सिंपलर फॉर्म्स को जो है वो परसीव करता है। इतना समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ परसीविंग फिगर 12 एज कंसिस्टिंग ऑफ 5 सर्कल्स, वी टेंड टू परसीव इट एज अ सिंबल ऑफ ओलंपिक्स। हम इसको 5 सर्कल की तरह नहीं देखेंगे, कलरफुल सर्कल की तरह, हम इसको कैसे परसीव कर रहे हैं? ओलंपिक के सिंबल के जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था। तो इतना समझ आया? यहाँ से हमने अपने जो 6 लॉज थे प्रिंसिपल, जेस्टर्ड प्रिंसिपल्स, वो हमने कवर कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी क्या होती है? इट इज़ अ रिमार्केबल फीट ऑफ आवर परसेप्चुअल एबिलिटी टू परसीव फैमिलियर स्टिमुलाई एज कॉन्स्टेंट विद रेफरेंस टू साइज, शेप, कलर एंड ब्राइटनेस, irrespective of the change in the environment, location and characteristics of the stimuli. There are basically 3 types of perceptual consistencies, जैसे साइज, शेप एंड कलर। तो इधर क्या लिखा है कि व्हाट इज परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी? इट इज़ द रिमार्केबल फीट ऑफ आवर परसेप्चुअल एबिलिटी, हमारी एक इंडिविजुअल की एबिलिटी, किसकी? टू परसीव फैमिलियर स्टिमुलाई एज कॉन्स्टेंट। किसी भी फैमिलियर स्टिमुलाई जो होंगे वो
उनको कांस्टेंट की तरह हम परसीव कर पाए। किन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग? साइज, शेप, कलर एंड ब्राइटनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? फैमिलियर स्टिमुलाई मतलब जैसे तुम्हारे पास दो फैमिलियर स्टिमुलाई है, जैसे ये मैंने एप्पल बनाया, ये दूसरा मैंने एप्पल बनाया, तो तुमने देखा, तुमने जान लिया कि एप्पल का जो साइज़ एंड कलर है वो रेड है, और वो साइज़ में तुम्हें पता ही है कितना होता है। फिर तुम जब दूसरी चीज़ को देखोगे, दूसरे एप्पल को देखोगे, तब तुम कैसे परसीव करोगे? इसको एप्पल की तरह परसीव करोगे। तो इसी को बोलते हैं परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। अब जो चीज़ तुम्हारे पास है एप्पल, वही जो स्टिमुलाई है वही सबके पास होगा। वो सभी फैमिलियर स्टिमुलाई, सभी के सभी सिमिलर स्टिमुलाई को तुम लोग एक ही जैसे परसीव करोगे। इसी परसेप्चुअल एबिलिटी को हम बोलते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, क्योंकि कांस्टेंट रहता है कोई भी स्टिमुलाई जो है। किन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग? साइज, शेप एंड कलर एंड इट्स ब्राइटनेस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन एनवायरनमेंट, लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलाई। कुछ भी चेंज हो जाए पर तुम उसको वैसे ही परसीव करते हो। इसको बोलते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। इतना समझ आया? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। पहला है साइज, शेप एंड कलर। ये थ्री जो कॉन्स्टेंसीज है, ये ज़्यादा बेसिकली ये 3 टाइप्स की कॉन्स्टेंसीज होती है जिसके अकॉर्डिंग हम फैमिलियर स्टिमुलाई को परसीव करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? साइज कॉन्स्टेंसी। साइज कॉन्स्टेंसी मतलब आर रेटिनल इमेज ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन दिस पिक्चर इज वेरी स्मॉल, बट ऑल थैंक्स टू द फेनोमेनन ऑफ द साइज कॉन्स्टेंसी आवर ब्रेन परसीव देम एज पीपल ऑफ नॉर्मल साइज। साइज कॉन्स्टेंसी मतलब अब तुम्हें पता है एक इंडिविजुअल की हाइट कितनी है, क्या मतलब एवरेज जो होती है किसी भी इंडिविजुअल की वो कितनी है, वो कितना मोटा हो सकता है, कितना पतला हो सकता है, मतलब वो साइज़ में कैसा हो सकता है, ये तुम्हें एक इंडिविजुअल का पता है। पर इस फोटो में देखो, इस फोटो में जो इंडिविजुअल्स का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है। तो तुम इस पिक्चर को देख के तुम ये तो परसीव नहीं करोगे ना कि इतने से इंडिविजुअल है, देखो इतने छोटे छोटे इंडिविजुअल है, नहीं ना। तुम साइज़ कॉन्स्टेंसी में यही चीज़ आती है, तुमको उन पीपल की जो एक्चुअल में जो हाइट होगी वो तुम्हें पता है, तो तुम उनको ऐसे छोटा परसीव नहीं करोगे। तुमको पता चल जाएगा कि हाँ वो नॉर्मल पीपल स्टैंडिंग, वो खड़े हैं उधर, नॉर्मल पीपल है, वो हमारी जैसे ही है, हमारे साइज़ के ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं साइज़ कॉन्स्टेंसी। मतलब साइज़ जो है किसी का भी वो हर जगह जो है कांस्टेंट रहता है। हमारी रेटिनल इमेज ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन दिस पिक्चर इज़ वेरी स्मॉल। तो जो हमारी जो रेटिनल पिक्चर है, जो हमें इसमें दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है कि इतने से इंसान खड़े हैं। पर थैंक्स टू द फेनोमेनन ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी, कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे परसीव कर रहा है, उनको नॉर्मल पीपल की तरह परसीव कर रहा है। इतना समझ आया? उसके बाद आ जाता है हमारा शेप कॉन्स्टेंसी। शेप कंसिस्टेंसी क्या होती है? एज द डोर स्विंग्स टूवर्ड्स अस इट्स शेप चेंजेस एंड सो डज आवर रेटिनल इमेज ऑफ द डोर, बट स्टिल वी परसीव द शेप ऑफ द डोर एज सेम ड्यू टू शेप कंसिस्टेंसी। शेप कंसिस्टेंसी में आ जाती है शेप की बात। अब जैसे इधर एक एग्जांपल दे रखा है डोर का, जब वो क्लोज है तो हमें ऐसा दिख रहा है, थोड़ा ओपन है हमें वो ऐसा दिख रहा है, थोड़ा आगे को आके, फिर उसकी शेप ऐसी हो रही है, फिर जब पूरा खुल जा रहा है तो हमें ऐसे एक रॉड की तरह दिख रहा है। पर हम डोर के खुलने के हिसाब से जो हमारी रेटिना है वो ऐसे इमेज बना रही है डोर की, पर क्या सच्ची में डोर उसी शेप का हो जाता है? नहीं ना। पर हमारा जो ब्रेन है वो उसको एक्चुअल डोर की तरह ही परसीव करेगा, कैसी शेप है डोर की ये हमें पता होती है पहले से। तो इसी को हम बोलते हैं शेप कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये हो गया हमारा शेप कंसिस्टेंसी, क्योंकि जो डोर की जो शेप है, दैट शेप ऑफ द डोर इज कॉन्स्टेंट। कहीं पे भी तुम डोर देखोगे उसकी शेप सेम होती है, चाहे वो खुले या बंद हो। तुम्हारी रेटिना जिस तरह से इमेज बना रही है कोई बात नहीं, पर उसकी जो एक्चुअल में जो उसका शेप है वो तो वही रहेगा। तो इसी को बोलते हैं शेप कॉन्स्टेंसी। थर्ड आ जाता है हमारा कलर और brightness constancy. It is our ability to perceive the color and brightness of stimuli constant even with the change in the wavelength of light at our retina. For example, in figure 15 we perceive the color and brightness of the rose constant. अब इस वाले एग्जाम्पल में हमने किस स्टिमुलाई का एग्जाम्पल लिया है? रोज का। तो कलर और ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी का क्या होता है? मतलब ये एबिलिटी है, it is the ability to perceive the color and brightness of the stimuli constant even with the change in the wavelength of the light at our retina. वेवलेंथ होती है लाइट की जो हमारे रेटिना में पड़ती है, उस हिसाब से जो ब्राइटनेस आती है इमेज में वो डिफरेंट होती है कि किस तरह से वेवलेंथ आ रही है लाइट की, उस हिसाब से। तो जैसे रात को ब्राइटनेस नहीं रहती पर सुबह के टाइम ब्राइटनेस रहती है, हमें रोज़ दिखता है। पर जब तुम रात को देखोगे तो वो रोज़ असली में तो ब्लैक नहीं हो जाएगा ना, उसका कलर जो है रेड है, वो सबको पता है। तो वो रात में भी रेड रहेगा, सुबह भी रेड रहेगा, शाम को भी रेड रहेगा। इसी को बोलते हैं हम कलर और ब्राइटनेस कांस्टेंट। मतलब इट इज़ आवर एबिलिटी टू परसीव कलर एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टिमुलाई। हमारी एबिलिटी है परसीव करने की किसी स्टिमुलाई के कलर को या उसके ब्राइटनेस को
वेवलेंथ, लाइट के वेवलेंथ में चेंज आने पर भी ये हमारी एबिलिटी होती है, ताकि हम उसकी जो कलर है, उसकी ब्राइटनेस है, वो हम देख पाए, समझ पाए, परसीव कर पाए। तो ये था हमारा थर्ड, विच इज़ कलर और ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। देन आ जाता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। इसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो आज हमने पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।